गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजित कुमार गुप्ता है। और हम लोगों ने अभी तक सरफेस केमिस्ट्री में जो देखा है वो नॉर्मली एडजॉर्प्शन है क्या, सॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंसेस क्या है। साथ साथ बेसिक डेफिनेशन का हम लोगों ने देख लिया है कि फिजियोसॉर्प्शन क्या होता है, जिसे हम लोग वाटर वाटर सॉर्प्शन भी बोलते हैं। और साथ साथ देखा है हमने कि केमिकोसॉर्प्शन। आज कुछ हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में या फिर एडजॉर्प्शन से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल बातों को आराम से डिस्कस करेंगे। टेक्निकल वर्ड में आज के जो डिस्कशन का जो टॉपिक है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एंड फ्री एनर्जी। पहले समझ लिया जाए, बहुत सारे लोग हैं जो एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी ऐसे टेक्निकल टर्म्स से हो सकते हैं कि आप अवेयर ना हो, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री अगर आपने कंप्लीट किया है तो ये सब टेक्निकल वर्ड्स आप जानते होंगे, और अगर नहीं किया है तो शायद नहीं कर सकते। तो हम पहले समझ लेते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्प्शन जब भी होता है तो किसी सरफेस पर होने जा रहा है, ठीक है, और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि एडजॉर्बेंट अपने सरफेस की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली अट्रैक्ट कर रहा है मतलब कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होने वाला है, अटैचमेंट होने वाला है। तो आप लोग इतना तो जानते ही हो कि अगर कभी भी कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है मतलब कि यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नेचर में, तो स्पॉन्टेनियस नेचर के प्रोसेस जब भी खुद से कांटेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी एक रिलीज होता है, मतलब जो हीट आप बोलते हो कि हीट या एंथैल्पी रिलीज होने वाली है। और एंथैल्पी रिलीज का मतलब यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्प्शन जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण एडजॉर्बेंट जो है वो जुड़ने जा रहा है एडजॉर्बेंट पर, और यहाँ पर एंथैल्पी या हीट रिलीज होगा। इस कारण से हमें इस प्रोसेस का जो रिजल्ट है एडजॉर्प्शन का, वो एक्सोथर्मिक मिलेगा। मतलब हमेशा एडजॉर्प्शन जो आपको मिलेगी वह एक्सोथर्मिक नेचर में होगा। एक एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स के लिए शेयर करें तो जैसा कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ जितना ही बेहतर हो, जितना ही अच्छा स्ट्रेंथ हो, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है। आप एक यूनिवर्सल लॉ जानते हो कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब कि अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी जितना ज्यादा बनेगा, सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होगी और हीट रिलीज करेगा। मतलब जितना कम एनर्जी होगा और उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फिजियोसॉर्प्शन था, फिजियोसॉर्प्शन मतलब जहां पर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता था, फोर्स एक वीक होता था, वहां पर कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। और केमियोसॉर्प्शन जहां पर लगभग एक केमिकल बॉन्ड के बराबर का स्ट्रेंथ था, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो वहां पर एनर्जी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। आपकी नोट्स के लिए हमने लिखा है द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एब्जॉर्बेंट। मतलब यह एब्जॉर्बेंट 1 मोल पूरी तरह से एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर अटैच हो जाए, और उस 1 मोल एब्जॉर्बेंट के अटैच होने पर जो एंथैल्पी आपको रिलीज होकर मिलेगा, चेंज होकर मिलेगा, तो उस चेंज इन एंथैल्पी को ही आप बोल रहे हो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। केमियोसॉर्प्शन में अभी भी बताया कि जब लगभग केमिकल बॉन्ड के बराबर का फोर्स लगता है, उनके बीच की अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है, तो केमियोसॉर्प्शन में आपको जो 1 मोल के लिए जो हीट मिलेगा वो लमसम 200 से रेंजिंग होगा 400 किलो जूल, ठीक है। और 1 मोल एब्जॉर्बेंट के जुड़ने के लिए जो आपको एनर्जी मिलेगा एज आउटकम, वो 200 से 400 किलो जूल। फिजियोसॉर्प्शन में यह एनर्जी बहुत ही कम होती है, मैक्सिमम 40 किलो जूल के आसपास, मतलब कि लेस देन 40 किलो जूल से एनर्जी, ठीक है ना। दूसरा चीज, मतलब सबसे पहले हम एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन कर रहे, तो एंथैल्पी को पता चला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पर एनर्जी लोअर डाउन करेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और लोअर डाउन एनर्जी मतलब कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और सिस्टम एक्सोथर्मिक प्रोसेस को, ठीक है। एक्सोथर्मिक करने का मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी आपका जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। ये थर्मोकेमिस्ट्री के नॉलेज से आप इतना जान सकते हो कि यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी जो मिलने जा रहा है वो नेगेटिव। दूसरी चीज,
अब हम दूसरे टेक्निकल टर्म्स को बात करें तो दूसरे टेक्निकल टर्म्स में है एंट्रोपी का चेंज क्या होगा। अब एंट्रोपी जो लोग टेक्निकली अगर नहीं जानते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं पढ़े, तो एंट्रोपी बहुत ही हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, सीधा है, वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स कितना फ्रीली मूव कर रहे हैं इसको बताता है एंट्रोपी, ठीक है ना। एंट्रोपी क्या अपने को सेंस देगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब कि कितना इजीली या फ्री मूवमेंट करने के लिए आजाद है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप खुद बताइए एडजॉर्बेंट जब इनके साथ जुड़ा नहीं हुआ था, मतलब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो एडजॉर्बेंट के पार्टिकल आराम से मूव कर सकते हैं, वो फ्री हैं, ठीक है। अब अगर जुड़ गए, एडजॉर्प्शन हो गया, तो इनकी रैंडमनेस, ठीक है, रैंडमनेस मतलब फ्री होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर जो डस्ट पार्टिकल ही अपने आसपास घूमते हैं, जब तक वो सरफेस से जुड़ते नहीं है तब तक आराम से रैंडम मूव कर सकते हैं, बट वो सरफेस से जुड़ गया तो उनकी रैंडमनेस क्या हो रही है, घट रही है। तो कह सकते हैं कि इस सिस्टम के साथ या आपकी एडजॉर्प्शन प्रोसेस में डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस घटती है, और इसका मतलब कि एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो हम आपकी डेफिनेशन के लिए भी लिख दें कि एंट्रोपी है क्या, तो यह है मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, ठीक है। और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम मतलब कि अगर रैंडम बात करें तो गैस की डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड के, फिर सॉलिड के, तो पार्टिकल की आप जानते हो कि मजबूती से बंधे होते हैं, मतलब गैस के पार्टिकल पूरी तरह से आजाद है तो वो डिसऑर्डर ज्यादा है, तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा हुई। लिक्विड के पार्टिकल जो फ्लो करने के लिए तैयार होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो उसकी डिसऑर्डरनेस गैस से कम और सॉलिड से ज्यादा। सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल ही डिसऑर्डर नहीं है, वो बंधे पड़े हैं, वो रैंडम नहीं है, तो इसलिए सॉलिड का एंट्रोपी जनरली सबसे कम है। अब हम अगर इस मुद्दे पर बात करें, एडजॉर्बेंट पार्टिकल जैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंस में, तो इनकी रैंडमनेस दोनों की घटेगी, और सिस्टम की एंट्रोपी जब एब्जॉर्प्शन होगा तो घट रहा है। घटने का मतलब है कि चेंज इन एंट्रोपी हमें इस सिस्टम के लिए जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। आपके प्रोसेस के लिए एक चीज लिख दिए हैं कि इस प्रोसेस के लिए, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के डेल जी नेगेटिव होगा। डेल जी आप बता देते हैं कि अगर थर्मोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स वहां का है, गिव्स फ्री एनर्जी, और जो आपको ये बताता है कि प्रोसेस कितना इक्विलिब्रियम पर है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान दें, अगर आप लोग नहीं जानते तो इतना जान लें कि अगर डेल जी नेगेटिव है और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस को बताए। और आपको ये बताइए कि ये सारा प्रोसेस किसी भी तरह की स्टैंडर्ड फोर्स पर नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस नेचर के कारण होता है, ठीक है। अगर डेल जी जीरो होता है तो वो प्रोसेस को इक्विलिब्रियम बोला जाता है, और डेल जी अगर पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आप इसके डिटेल को ना भी जानते तो फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर किसी एडजॉर्प्शन प्रोसेस को हम देखें तो एंथैल्पी जो होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण नेगेटिव होगा, ठीक है। रैंडमनेस चूंकि घट रही है क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके कारण एंट्रोपी घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी भी नेगेटिव होगा। डिक्रीज करना है मतलब फाइनल वैल्यू छोटा होगा और बड़ा इनिशियल वैल्यू होगा, डिफरेंस आप लोगे तो नेगेटिव मिलेगा। तीसरी चीज, प्रोसेस अपना स्पॉन्टेनियस होने के कारण डेल जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी भी आपको नेगेटिव मिलेगा। और आपके लिए नोट्स के लिए एक लमसम आपके शॉर्ट नोट्स में मैंने बना दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे हम एडजॉर्प्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि गैसियस एडजॉर्बेंट के रूप में जब गैस हो तो किसी सॉलिड के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन कैसे होता है और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसके असर डालेंगे, एक एक करके उन फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करें। इसमें हम देख रहे हैं कि एडजॉर्बेंट जो है, एडजॉर्बेंट जो सॉलिड एडजॉर्बेंट होगा, मतलब कि अगर हम अपने पास मान लिया जाए आयरन है या फिर किसी भी मेटल सरफेस है और उस पर अगर कोई गैस आकर के गैस एडजॉर्ब होगा तो वो क्या क्या फैक्टर होने वाले हैं एकत्रित करें। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस, मतलब जो एब्जॉर्बेंट है, मतलब जो गैस आने वाला है उसके नेचर पर यह एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया निर्भर करेगी। अब सुन लीजिए क्या होगा। कहता है कि गैसेस में 2-3 तरह के गैस अपने पास मेजरली आते हैं, और अगर गैस को हम क्लासिफाई करने जाए, एक होगा कुछ ऐसे गैस जो इजीली लिक्विड में बदल जाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे गैसेस जैसे कि आपके पास अमोनिया हुआ, आपके पास SO2 हुआ, ये ऐसे गैसेस जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गैसेस जो जिन्हें इजीली लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो नेचर कहता है, एक्सपेरिमेंटल डिटेल कहता है
कि अगर एक नॉर्मल कंडीशन पर एक प्रेशर फिक्स रखा जाए किसी सर्टेन प्रेशर पर या फिक्स टेम्परेचर पर, अगर हम एब्जॉर्प्शन को देखने जाए तो देख सकते हैं कि वैसे गैस जो इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं, मतलब इजीली लिक्विड में बदल सकते हैं, उनमें ज्यादा तेजी से एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब उनका एब्जॉर्प्शन किसी सॉलिड के साथ ज्यादा तेजी से होगा। और वैसे गैस जिन्हें इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते, उनका एब्जॉर्प्शन स्लो रेट से होगा सॉलिड के साथ। आपके एक रिलेटिव आइडिया के लिए हमने एज ऑफ लिक्विफिकेशन, मतलब कौन आसानी से लिक्विफाई होता है, उसका ऑर्डर भी दिखाया। जैसे कि हाइड्रोजन सबसे कम, मतलब या सबसे टफ है लिक्विफिकेशन करने के लिए। हाइड्रोजन से आसानी से हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से आसानी से लिक्विफाई हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से मीथेन, मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से HCl, HCl से NH3, SO2। ये आपको एक आइडिया है। तो हम अगर बोल सके कि अंडर गिवन कंडीशन में तो वैसे गैसेस जो इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं वो एब्जॉर्बेंट्स को ज्यादा सपोर्ट, एब्जॉर्प्शन को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, और वैसे गैसेस जो नॉर्मल कंडीशन में इजीली लिक्विफाई नहीं होते हैं वो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को कम सपोर्ट। ठीक है, अगर और भी कुछ फैक्टर्स को देखेंगे, जस्ट एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो क्या क्या फैक्टर होंगे जो गैस के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करेंगे सॉलिड के ऊपर। तो हम लोगों ने अभी भी देखा था नेचर ऑफ गैस की, जो जितना इजीली लिक्विफाई हो सकता है वो ज्यादा ही तेजी से एब्जॉर्ब करेगा। अगले फैक्टर देखते हैं इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। मतलब कहता है कि एब्जॉर्बेंट मतलब जिस सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्प्शन होने वाला है उसके नेचर पर भी ये वैल्यू को मतलब ये एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। अब उसके नेचर की बात करें तो जैसे कि कहा जाता है कि जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो रहे थे उसके लिए चारकोल एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, मतलब चारकोल क्या करता है कि उन गैसेस के साथ बहुत ही जल्दी एब्जॉर्प्शन कर लेता है, उनको सोख लेता है। मतलब सिंपल समझे कि अगर वो गैसेस मिक्सचर अवेलेबल है और उसमें हम चारकोल डालते हैं, चारकोल जनरली आप लकड़ी को जला देने के बाद उसको बुझा दीजिएगा तो कोयले जैसा दिखेगा। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं चारकोल। तो कहा जा रहा है कि अगर वो गैसेस मिक्सचर में चारकोल को आप अवेलेबल करा देंगे तो वो जो गैस जो इजीली लिक्विफाई हो जाता है, जैसे मीथेन था अपने पास, अमोनिया था, SO2 था, तो उन गैसेस को ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेता, मतलब उसको सोख लेगा और अपने सरफेस पर लेकर के आएगा। ठीक है, और उसी का एग्जांपल हमने लिया है कि जैसे कि देख रहे हैं कि चारकोल जो है कॉमन एब्जॉर्बेंट है वैसे गैसेस के लिए जो इजीली लिक्विफाइड होते हैं। जैसे कि चारकोल का स्पेशल यूज वहां भी होता है, जैसे लाइक कि पॉइजनस गैस मीथेन। मीथेन एक पॉइजनस गैस है जो इजीली लिक्विफाइड हो सकता है। ठीक है, तो किसी रूम में, किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में अगर मीथेन लीक होता है तो चारकोल का प्रयोग किया जाता है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, जहां पर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज मीथेन बिलोंग्स टू दिस टाइप ऑफ एंड चारकोल इज कॉमनली यूज्ड इन द सेम। ठीक है, और साथ साथ जो गैसेस इजीली लिक्विफाइड नहीं होते हैं, जैसे कि आप अगर केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हुए तो इजीली लिक्विफाइड नहीं गैस होने के लिए स्पेशल मेटल का प्रयोग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये गैसेस इजीली लिक्विफाइड नहीं है। एज ऑफ लिक्विफिकेशन हमने देखा है कि ये गैसेस इजीली लिक्विफाइड नहीं होते। तो इनको क्या किया जाता है कि निकेल है, प्लेटिनम है, प्लेडियम है, इन सब का मेटल्स यूज करते हैं और इन मेटल्स के सरफेस के ऊपर इन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, मतलब जो एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट मतलब जिस सरफेस पर होने वाला एब्जॉर्प्शन, उसका नेचर भी बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और पढ़ते इसलिए हैं कि ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। अदरवाइज ऐसा बात नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पढ़ के बता रहे, पढ़ के इसलिए कि कुछ कभी कभी वीडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है, तो आपके लिए एक बार केवल पढ़ रहे हैं नोट्स बनाने के। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। एक्टिवेटेड चारकोल इज द मोस्ट कॉमन एब्जॉर्बेंट फॉर द गैसेस which are easily liquefied. Most the poisonous gases such as methane belongs to this type and charcoal is commonly used in the same. The gases such as hydrogen, oxygen and nitrogen are absorbed on metal like nickel platinum. ठीक है ना, नोट्स लिखने में दिक्कत। अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो अगला क्या फैक्टर होगा जो असर करेगा, तो वो है स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड। अब स्पेसिफिक एरिया का मतलब क्या है तो सुनिए। स्पेसिफिक का मतलब है कि वह एरिया जो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो। ठीक है ना, जैसे एब्जॉर्बेंट अगर आ रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्बेंट अगर आ रहा है एब्जॉर्बेंट के ऊपर, ठीक है, तो वो अवेलेबल एरिया जहां पर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, मतलब यह जो खुला हुआ एरिया है, क्योंकि अगर ये पैक्ड है
तो ये एडजॉर्प्शन में पार्ट नहीं करेगा। तो वो जो खुला हुआ एरिया जो अवेलेबल है, इसके बोलते हैं स्पेसिफिक एरिया। और स्पेसिफिक एरिया के बारे में आप बोल सकते हैं कि जितना बड़ा एरिया होगा एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा गैसेस पार्टिकल्स को वो उतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और उसको हम इजीली समझ सकते हैं कि जितना बड़ा एरिया एब्जॉर्बेंट का, जितना बड़ा सरफेस एरिया या स्पेसिफिक एरिया अवेलेबल होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नोट्स के रूप में एरिया ऑफ specific area of an absorbing solid is the surface area available for the absorption. Greater the surface area of the solid, greater would be the absorbing power. ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट हो सकता है कि गैसेस एब्जॉर्प्शन को सॉलिड के ऊपर, वो क्या है कि प्रेशर ऑफ द गैस। पहले हम इस फिनोमेना को समझने से पहले समझ लेते हैं कि जब हम लोग एब्जॉर्प्शन को बता रहे थे तब ये बताए थे कि एब्जॉर्प्शन जो फिजियोसॉर्प्शन होता है मेनली, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये जनरली फिजियोसॉर्प्शन का डिस्कस करना, ठीक है ना, क्योंकि यह स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में, ये स्पेसिफिक नहीं है, हर गैस का हर किसी के साथ हो सकता है। केमियोसॉर्प्शन के लिए बोलेंगे तो उनके एक्सटेंड क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनना है तो वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा। फिजियोसॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर में नहीं होता है, केमियोसॉर्प्शन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब उनका सबके साथ होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके बीच केमिकल बॉन्ड बननी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा फिनोमेना हम लोग फिजियोसॉर्प्शन की बात करें। फिजियोसॉर्प्शन को जब आपको इंट्रोड्यूस किया गया तब आपको बताएंगे कि ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या प्रेशर घटाते हो तो ये प्रोसेस को रिवर्स किया जाता है, मतलब एब्जॉर्बेंट को एब्जॉर्बेंट से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि इफेक्ट ऑफ द गैस, कहने का मतलब है कि अगर आप प्रेशर घटा देते हो तो एब्जॉर्बेंट अलग हो जाता है, मतलब प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया ज्यादा होती है। ठीक है ना, जिसको बाद में एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल से भी दिखाया जाता है, जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये की पॉइंट्स थे जो हमें गैसियस एब्जॉर्प्शन मतलब गैसियस पार्टिकल के एब्जॉर्प्शन को सॉलिड के ऊपर दिखा। अगले वीडियोस में हम लोग स्पेसिफिकली फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वो फैक्टर्स क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, उनके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपके पास हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन मंगल है। हैव अ नाइस डे।